गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम करते हैं जीके सीरीज नंबर 24, जीके सीरीज नंबर 24, जिसमें वर्णनाली क्वेश्चंस होंगे। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना। फर्स्ट दिया है, सूफी सिलसिला का संबंध मूल रूप से किस धर्म से है? तो इस्लाम धर्म से, यानी कि मुस्लिम धर्म से, है ना। सिलसिला कहिए, संप्रदाय कहिए, है ना, सेक्ट भी कह सकते हैं इसको, या संप्रदाय। संप्रदाय कुछ यहाँ पर 12वीं शताब्दी में कुछ सूफी सिलसिला, सूफी संप्रदाय भारत में आवागमन हुआ था जिनका। तो इन्होंने अपने कुछ मुख्य केंद्र बनाए थे। जैसे सबसे प्रमुख होता है चिश्ती सिलसिला या चिश्ती संप्रदाय। किसका था ये? सूफियों का संप्रदाय। जब भारत में एक भक्ति आंदोलन चला था तो उसी के समानांतर मुस्लिमों में यहाँ पर एक सूफी आंदोलन चला था। तो चिश्ती संप्रदाय, दूसरा एक सुरावर्दी संप्रदाय, कादिरी सिलसिला, कादिरी संप्रदाय और नक्शबंदी। वैसे तो ये 4 प्रमुख हुए हैं और इनकी संख्या 14 या 15 बताई जाती है। सूफी टोटल सिलसिले कितने थे? 14 या 15, जिसमें से 4 प्रमुख थे। तो चिश्ती संप्रदाय, इसके जो यहाँ पर संस्थापक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, है ना, मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने अजमेर को अपना केंद्र बनाया था। अजमेर में उनकी दरगाह भी है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ पर चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक है भारत में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत में चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक कौन थे, यानी कि संस्थापक कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका केंद्र कहाँ रहा है? अजमेर में। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से ना। आर्टिकल नंबर कौन सा आ जाएगा? 243। और अगर ये भाग की हम बात करते हैं, पार्ट संविधान का भाग नंबर 9, और इसमें जो अनुसूचियां दी हुई हैं, शेड्यूल, और शेड्यूल नंबर 11 और 12। अनुसूची इससे कौन सी संबंधित है? 11वीं और 12वीं अनुसूची भी इसी से संबंधित है। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत भारत में यह संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और जो 74वां हुआ था उसमें 12वीं जोड़ी गई थी। तो 12वीं किससे? नगर निगम से, नगर पालिका से संबंधित है। जैसे म्यूनिसिपल बोर्ड होते हैं, नगर पालिका, ये दो नगर पालिका से संबंधित है, और पंचायती राज से संबंधित है। ये किसी से संबंधित है? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता कही है। एक दूसरी समिति अशोक मेहता, अशोक मेहता। तो वर्तमान में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें लागू हैं। तो इसमें 3 टियर सिस्टम होता है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, 93 में कार्य करना शुरू किया था। तो पंचायती राज से संबंधित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला किस देश से संबंधित है? यूरोप में, है ना। यूरोप में कौन सा फैलाव है इसके? आल्प्स का, ALPS, आल्प्स माउंटेन रेंज कहाँ है? यूरोप में। देखना दिखाया गया आल्प्स यूरोप में। जैसे इटली है, यहाँ पर इटली के ऊपर देखिएगा, ये जो बाउंड्री इसमें हो रही है दिखाई दे रही है आपको, तो ये क्या दिखा है? आल्प्स पर्वतमाला, है ना। स्विट्जरलैंड में आ जाएगी, है ना, या फिर यूरोप में यहाँ पर पोलैंड भी है, जर्मन भी है। तो यूरोप के देश में है। क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक पहाड़ियाँ कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में, आल्प्स पर्वत में ही है। विश्व में सबसे अधिक बर्फीली पहाड़ियाँ कहाँ हैं? इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। तो आल्प्स पर्वत कहाँ है? आल्प्स पर्वतमाला ये आ जाएगी यूरोप में। देखना, विश्व के कुछ प्रमुख पर्वत दिए। हिमालय पर्वत कहाँ है? एशिया में। हिमालय पर्वत यानी कि नेपाल में और भारत में आ जाएगा, बांग्लादेश में, है ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कई देशों में फैला हुआ है। आल्प्स पर्वत कहाँ है? मध्य यूरोप में, यूरोप के देश आ जाएंगे। रोकीज पर्वतमाला कहाँ है? अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रोकीज पर्वतमाला, है ना, जहाँ पर वाशिंगटन बना हुआ है। एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, एंडीज पर्वतमाला, जहाँ पर ब्राजील, उरुग्वे, पैराग्वे, अर्जेंटीना, कोलंबिया, ये इन देशों में आ जाएगा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, अमेरिका में। ओके, एटलस पर्वतमाला कहाँ है? ये अफ्रीका में, एटलस, है ना, जैसे जोहान्सबर्ग है साउथ, इसमें आ जाएगा अफ्रीका, प्रिटोरिया, डरबन, ये किसमें? एटलस पर्वतमाला में। विंध्यन पर्वत कहाँ है? भारत में, विंध्यन, है ना, जैसे मध्य प्रदेश या सतपुड़ा का कुछ क्षेत्र होगा। तो ये विश्व के कुछ पर्वत दिए हुए हैं, है ना, इनको भी आप नोट करते रहिए साथ साथ। नंबर 5, भारत की सबसे बड़ी लेगून झील, लेगून झील कौन सी है? चिल्का झील, उड़ीसा। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में, है ना। लेगून झील कैसी होती है? और लेगून जो लैंड लॉक्ड होगी चारों तरफ से। ओके, ये उड़ीसा में दी गई है चिल्का झील,
यानी कि ये समुद्र तट पर है, इसमें समुद्र की लहरों से जो पानी आता है वो इसी में इकट्ठा हो जाता है। लेगून झील क्या होती है? लैंडलॉक्ड। ये कहाँ पर है? उड़ीसा की चिल्का झील, लेगून झील। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 6? पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? नीति आयोग की। देखना, नीति आयोग, NITI, नीति की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसने कब से कार्य करना शुरू किया था? 1 जनवरी सन 2015 से। इससे पहले नाम क्या था इसका? योजना आयोग। योजना आयोग, योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग या नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है, यानी कि इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। और ये क्या करता है? पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप तैयार करता है, जबकि अंतिम रूप इसको NDC देता है। अंतिम रूप फाइनल टच कौन देगा? NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका भी उल्लेख संविधान में नहीं है, न ही नीति आयोग का है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हुआ करते हैं, पदेन अध्यक्ष, है ना। अध्यक्ष कौन है? PM। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होगा और एक इसमें उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। उपाध्यक्ष को कैबिनेट का दर्जा प्राप्त होता है, कैबिनेट मंत्री का। तो पंचवर्षीय योजनाएं कौन तैयार करेगा? नीति आयोग। अंतिम रूप कौन देता है? NDC या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 7, रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खड़क सिंह। देखना, 1839 में रणजीत सिंह की डेथ हुई थी, उसके बाद में खड़क सिंह बना, फिर रानी दिद्दा बनी, सबसे लास्ट में बना था दिलीप सिंह। तो खड़क सिंह बना था, लेकिन ये अयोग्य उत्तराधिकारी था। राजा रणजीत सिंह अपनी सेना के लिए बहुत प्रसिद्ध है ना। ये सिखों के राजनीतिक गुरु भी थे, हालांकि धार्मिक गुरु तो 10 ही हुए हैं। उसके बाद में फिर 10वें गुरु की मृत्यु के बाद में कर्पूर ये बने बंदा बहादुर, फिर कर्पूर सिंह, फिर राजा रणजीत सिंह। तो रणजीत सिंह अपनी सेना के लिए प्रसिद्ध है ना। रणजीत सिंह को जो राजा की उपाधि दी, ये जमान शाह ने दी थी, शाह शुजा, जो अफगानिस्तान का शासक था, है ना। और विश्व की सबसे सुंदर सेना का है। एक यहाँ पर फ्रांसीसी यात्री आए थे, विक्टर जैकमा ने राजा वो दिया था, कहा है कि भारत का नेपोलियन कहा है विक्टर जैकमा ने। खैर, तो रणजीत सिंह अपनी सेना के लिए प्रसिद्ध। क्वेश्चन नंबर 8, किस फसल की उत्तम किस्म जवाहर है? जवाहर के नाम से मक्का की किस्म होती है, मक्का, जवाहर के नाम से मक्का की किस्म होती है। क्वेश्चन नंबर 9, राम प्रसाद बिस्मिल को किस जेल में फांसी दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस में? गोरखपुर की जेल में। कौन सा केस था? काकोरी केस, जबकि यहाँ पर काकोरी केस हुआ था, काकोरी केस, यानी कि एक ट्रेन को लूट लिया गया था सन 1925 में। यह ट्रेन सहारनपुर से चली थी लखनऊ के लिए। काकोरी रेलवे स्टेशन ये लखनऊ जिले में पड़ता है। सॉरी। और इसमें 4 को फांसी आई थी, एक तो राम प्रसाद बिस्मिल को, राजेंद्र लाहिड़ी को, रोशन लाल को और एक अशफाक उल्ला को। तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी आई थी गोरखपुर की जेल में, और अशफाक उल्ला को आई थी फांसी फैजाबाद की जेल में। और एक ऐसे ही गोंडा में आई थी जो फांसी राजेंद्र लाहिड़ी को, और राम प्रसाद जो बिस्मिल, इनको गोरखपुर में आई थी। तो कौन से केस से जुड़े हुए थे? काकोरी केस से, काकोरी कांड। इन्होंने काकोरी में 8 डाउनिंग ट्रेन को लूट लिया था, जिसमें कुछ गोला बारूद भी भरा हुआ था और कुछ कैश भी था, उसमें सरकारी संपत्ति थी रखी हुई। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय मृदा तथा पदार्थ अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली में, है ना। केंद्रीय मिट्टी अनुसंधान संस्थान है ना, मिट्टी सोयल रिसर्च सेंटर, ये कहाँ है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय इको पर्यटन संस्थान का मुख्यालय कहाँ? फ्लोरिडा कहाँ है? USA में। अंतर्राष्ट्रीय इको पर्यटन, है ना, ऐसा पर्यटन जो इको फ्रेंडली हो, यानी कि पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचाता हो। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1954 में। 1954 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये कौन देते हैं? प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति महोदय देते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाएगा। कहाँ पर देते हैं वो? नई दिल्ली में, ये दिल्ली में दिया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा कोशिकांग DNA रखता है? DNA की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, DNA की डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। देखना, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस भी कहते हैं, है ना। पावर हाउस, ये किसको कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को। एक ही कोशिका दिखाई गई, कोशिका में ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को अगर जूम करके देखते हैं तो ये इसके अंग निकलते हैं, है ना। ये
कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य के अंदर केंद्रिका आ जाएगी, केंद्रिका के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या कहेंगे इसको, एक तो पावर हाउस कहेंगे या ऊर्जा घर कहेंगे, ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, ऊर्जा घर पावर हाउस। ओके, क्योंकि इसको हर सेकंड यहाँ पर ऑक्सीजन चाहिए। तो हमारे ब्लड का कार्य होता है कि प्रत्येक कोशिका तक ब्लड का संचार करना, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन करना, पहुँचाना, क्योंकि जो ऊर्जा घर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होना बहुत अनिवार्य है। नंबर 14, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। आर्टिकल हम पढ़ेंगे अनुच्छेद नंबर 76, अनुच्छेद 76 में आएगा भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। ये कहीं पर भी किसी भी अदालत में भाग ले सकता है, कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, किसी भी केस की सुनवाई कर सकता है। और ये प्रथम सर्वोच्च विधि अधिकारी, यानी कि केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए कौन होगा? अटॉर्नी जनरल, है ना कि विधि मंत्री। क्वेश्चन आया हुआ है कि केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होगा, तो ये होता है महान्यायवादी। ये सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई कर सकता है, हाई कोर्ट में भी सुनवाई कर सकता है, या किसी भी केस को अपने पास मंगवा सकता है। ध्यान दीजिएगा, संसद की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होगा। संसद में भाग ले सकता है ना, भागीदारी कर सकता है, लेकिन वोट नहीं देगा, वहां पर वोट नहीं देने का अधिकार है। ओके, नंबर 15, यह संभव है कि किसकी रचना है? यह संभव है, इट्स पॉसिबल। तो तिहाड़ जेल में से संबंधित है किरण बेदी। तो किरण बेदी जी ने ये लिखी थी, जो फर्स्ट इंडिया की फर्स्ट आईपीएस लेडी बनी है ना, इंडियन पुलिस सर्विस। तो उसके बाद में तिहाड़ जेल की महानिदेशिका भी रही हैं, और तब इन्होंने बुक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 16, चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? पत्रकारिता से संबंधित, जर्नलिज्म, जर्नलिज्म से संबंधित है, पत्रकारिता से। क्वेश्चन नंबर 17, महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में की थी। देखना 1930 से और 32 तक चला है, 1930 से 1932 तक। कौन सा आंदोलन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा, यह आंदोलन चला था। लेकिन इसी में दांडी यात्रा भी थी, दांडी यात्रा। दांडी यात्रा में गांधी जी ने जो साबरमती आश्रम से शुरू की थी, 241 मील लंबी यात्रा थी, है ना, और लगभग 25 या 26 दिनों में पूरी की थी। 78 सहयोगी गांधी जी के साथ में गए थे, और ये कहाँ पर पहुंचे थे? नासौरी या मोहसाना जिला था एक, नौसारी, नौसारी एक जिला पड़ता है, इसी का नाम मोहसाना, मोहसाना जिले में। तो यहाँ पर गांधी जी ने 241 मील लंबी यात्रा, इसमें नमक कानून तोड़ा था, नमक कानून। इसके बाद में फिर गांधी जी को जेल हुई थी, फिर गोलमेज सम्मेलन हुए थे। खैर बाद में क्या हुआ, अल्टीमेटली गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए कार्य किया, इसमें हरिजन संघ बनाया था। एक गांधी जी ने समाचार पत्र भी लिखा है हरिजन के नाम से। तो ये इसमें 1932 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, विधानसभा में एक आंग्ला भारतीय प्रतिनिधि को कौन मनोनीत करता है, नॉमिनेट करता है? देखना आंग्ला भारतीय समुदाय, पहले तो आप ये समझिए आंग्ला भारतीय कौन होते हैं। ऐसे भारतीय नागरिक जिनका जन्म ब्रिटेन में हुआ। आंग्ला, आंग्ला भारतीय कौन होंगे? एंग्लो इंडियन, ANGLO, एंग्लो इंडियन। ऐसे भारतीय जिनका जन्म कहाँ पर हो? इंग्लैंड में या ब्रिटेन में ना, इंग्लैंड। इंग्लैंड में तो वो जन्मे हो, यानी कि अंग्रेज होने चाहिए, और बाद में उन्होंने भारत की नागरिकता ले ली हो। भारत, इंग्लैंड में जन्म लेने के बाद में भारत की नागरिकता ली हो, वो क्या कहलाएंगे? एंग्लो इंडियन। तो राज्यपाल महोदय राज्य के विधानमंडल में, यानी कि विधानसभा में एक मेंबर को मनोनीत कर सकते हैं, यानी कि एक जो MLA होगा वो एंग्लो इंडियन हो सकता है, यानी कि राज्यपाल एक से अधिक एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि वो करें भी, हर हाल में कंपल्शन नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है उनके ऊपर। और ऐसे ही जो संसद होती है, संसद का पहला जो सदन होगा हमारा यानी कि लोकसभा में राष्ट्रपति महोदय 2 सदस्यों को कर सकते हैं, 2 सदस्य, यानी कि 2 MP को कर सकते हैं। लेकिन 2019 में कानून हटा दिया गया है ना, कि लोकसभा में नहीं किए जाएंगे 2, है ना। तो लोकसभा में कितने किए जा सकते थे? 2। और यहाँ पर अगर राज्यपाल की बात करते हैं तो राज्यपाल कितने करता है? यहाँ पर राज्यपाल करेगा 1 से अधिक। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, रक्त कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकीमिया के नाम से। जो ब्लड कैंसर होता है उसका दूसरा नाम क्या होगा? ल्यूकीमिया। तो ल्यूकीमिया के नाम से ब्लड कैंसर को जानते हैं।
ओके। नंबर 20, कार्ल मार्क्स किस देश का दार्शनिक था? तो जर्मन के हैं। इन्होंने एक ब्लीडिंग इकोनॉमी लिखी है। कार्ल मार्क्स, ये कार्ल मार्क्स दिखाया गया चित्र में। और कहाँ के ये निवासी थे? जर्मन के, यानी कि यूरोप के। और इन्होंने ब्लीडिंग इकोनॉमी ये इन्होंने पुस्तक लिखी है। तो किसके थे? अर्थशास्त्री भी थे, इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री, है ना। विश्व इकोनॉमी में काफी योगदान है कार्ल मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 21, कैल्शियम क्लोराइड को विद्युत अपघट्य कौन बनाता है? कैल्शियम फ्लोराइड, है ना, इलेक्ट्रोड जब करते हैं विद्युत अपघट्य के रूप में। ओके। क्वेश्चन नंबर 22 का देखिएगा, भारत में कृषि जोत का अधिकतम आकार कौन से राज्य में? तो राजस्थान में है। कृषि जोत सबसे अधिक कहां पर? राजस्थान में। ओके। 23, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 12 अगस्त सन 1765 में। एक 12 अगस्त को, एक 16 अगस्त को, तो 2 बार हुई है संधि। जब बक्सर का युद्ध यहाँ पर लड़ा गया था, बक्सर का युद्ध हुआ है सन 1764 में। बक्सर का युद्ध में चूंकि मीर कासिम को हरा गया था, ये अंग्रेजों के और मीर कासिम के बीच में हुआ था, जो बंगाल के नवाब थे। लेकिन मीर कासिम को हटा दिया था उन्होंने गद्दी से, और मीर जाफर को बनाया उसके बाद में। तब बक्सर का युद्ध हुआ था, फिर नजीबुद्दौला को बनाया गया था। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। और यहाँ पर जो संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि, ये क्लाइव ने की थी। और जो भारत के बादशाह थे उस टाइम पर, शाह आलम सेकंड, और अवध के नवाब ये सुजाउद्दौला, इनके बीच में हुई थी। तो इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों के पास चली गई थी। किसकी? बंगाल, बिहार और उड़ीसा इनकी दीवानी का मतलब जो टैक्स लेने का अधिकार होगा, ये अंग्रेजों के अधीन चला गया था। और यहाँ के बादशाह को 26 लाख रुपए का पेंशन याफ्ता बनाया गया। 26 लाख का पेंशन याफ्ता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में, किसी चोल शासक ने सर्वप्रथम भू सर्वेक्षण कराया? तो राजराज प्रथम, जो चोल शासक हुआ है, राजराज फर्स्ट, इसने सबसे पहले भूमि का सर्वेक्षण, यानी कि भूमि की पैमाइश कराई थी। ओके। क्वेश्चन नंबर 25, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था? धर्म सभा। देखना, जो ब्रह्म समाज हुआ है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने सन 1828 में, है ना, बंगाल में। राजा राम मोहन राय, इन्होंने स्थापना की थी। और इसकी की थी राधाकांत देव ने स्थापना। तो ये क्या थे? जैसे ब्रह्म समाज था, सती प्रथा के विरुद्ध था, लेकिन जो धर्म सभा एक संगठन बना था, ये सती प्रथा का समर्थन किया था इसने। सती प्रथा समर्थन, जबकि जितने ज्यादा संगठन थे वो सती प्रथा का विरोध किया था ना। सती विरोध, इन्होंने तो विरोध किया, लेकिन धर्म सभा ने उसका पक्ष लिया था। तो इसलिए ब्रह्म समाज का जो विरोधी संगठन था वो धर्म सभा को माना जाता है। तो ब्रह्म सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। फिर ये राजा राम मोहन राय यहाँ से इंग्लैंड चले गए थे। समुद्री मार्ग से इंग्लैंड जाने वाले प्रथम भारतीय राजा राम मोहन राय सन 1830 में वहां पर पहुंचे थे, और 1833 में ब्रिस्टल नामक शहर में डेथ हो गई थी राजा राम मोहन राय जी की। तो पत्रकारिता में काफी योगदान है राजा राम मोहन राय का। भारत में नव जागरण का पिता, नव जागरण का अग्रदूत, पत्रकारिता का अग्रदूत, नव प्रभात का तारा, मॉर्निंग स्टार, है ना, ये सब उपाधियां प्राप्त थी। नंबर 26, पनियाल और इरुला किस राज्य की जनजाति है? पनियाल और इरुला ये केरल में रहते हैं ना ज्यादातर। जैसे सपेरे टाइप में होते हैं ना, सपेरे, ये सपेरे बनते हैं, सांप पकड़ना इनका कार्य रहते हैं। तो ये जनजाति दिखाई गई है कहाँ की? केरल की। पनियाल और इरुला। सबसे अधिक जनजाति वैसे मध्य प्रदेश में होती है भारत में। और विश्व में सबसे बड़ी जनजाति पिग्मी जनजाति, जो अफ्रीका में पाई जाती है। नंबर 27, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन की स्थापना कब हुई थी? ये 1964 में की गई थी, दूरसंचार उपग्रह संगठन की स्थापना। तो डायरेक्ट याद रखिएगा। 28, संगम साहित्य की रचना किस भाषा में लिखी गई थी? तमिल भाषा में। जो संगम साहित्य है ना, जैसे संगम साहित्य का जो सबसे अधिक वो मिलता है हमें जानकारी, तुरुमुरुला तुरुप्पते। तो नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तुरुमुरुला तुरुप्पते, ये एक उसका नाम है। और भी हैं, उर्वा फर्रे, इलंजेती, चन्नी, महादेवर्दिगन, अक्षमा सरवण। तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड से नाम है तमिल भाषा में। ओके। नंबर 29,
पृथ्वी के केंद्र में कौन सा चुंबकीय पदार्थ होता है? निकिल, है ना। निकिल कहाँ पर होगा? पृथ्वी के अंदर की जो कोर होती है, जो इसका सेंटर होगा, इसको हम क्या कहेंगे? कोर। कोर कहेंगे या क्रोड। क्रोड में निफे पाया जाता है, NeFe। निकिल और फेरस, जो निकिल और फेरस है, इसका जो केंद्रीय भाग होगा ये अर्ध तरल अवस्था में होता है, तरल अवस्था में। इसमें एक चुंबकीय पदार्थ होगा, यानी कि हर चीज को जो पृथ्वी अपनी तरफ ही खींचती है, तो उसमें क्या पाया जाता है? निफे, निकिल और फेरस। नंबर 30, कैबिनेट मंत्रियों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? मंत्रिमंडल। देखना, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो तो मंत्रिमंडल, और जो सभी मंत्री होते हैं वो मंत्रिपरिषद, है ना। जैसे एक मंत्रालय में 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। नंबर 1 पर हो जाएंगे कैबिनेट, कैबिनेट। दूसरे में होंगे राज्य मंत्री, राज्य मंत्री यानी कि स्टेट मिनिस्टर। तीसरे में होंगे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। और नंबर 4 हो जाएंगे उपमंत्री, उपमंत्री। ये एक मंत्रालय में 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। तो अगर हम सभी मंत्रालयों के कैबिनेट की एक मीटिंग करते हैं, वो मंत्रिमंडल कहलाएगी। और अगर हर मंत्रालय के सभी मंत्री को हम इनवाइट करते हैं, मान लीजिए 10 मंत्रालय हैं और एक में 4 मंत्री हैं, तो 40 वहाँ पर मंत्री आएंगे, है ना। तो 40 की जो मीटिंग होगी वो मंत्री परिषद कहलाएगी। अगर कैबिनेट को गिनते हैं तो मंत्रिमंडल, और अगर सभी को गिनते हैं तो मंत्री परिषद। ओके। नंबर 31, विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? अंतरिक्ष अनुसंधान में, है ना। विक्रम साराभाई एक क्या थे? भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 32, कॉपर, जिंक और निकेल के मिश्रण से कौन सी मिश्र धातु बनाई जाती है? तो जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, है ना। ये गन मेटल के रूप में प्रयोग की जाती है, जिसकी हम गन्स वगैरह बनाते हैं। आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 33, गांधी बनाम लेनिन पुस्तक के लेखक कौन है? S.A. डांगे, S.A. डांगे। गांधी और लेनिन, लेनिन कौन थे? दार्शनिक थे, है ना। ये वहाँ के रूस के। ओके। 4 है क्वेश्चन, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट किस समिति ने प्रस्तुत की थी? राकेश मोहन समिति, यानी कि राकेश मोहन समिति, ये अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। ओके। नंबर 35, सूर्य के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत भाग हाइड्रोजन है? 70%। 70% भाग तो क्या है वहां पर? हाइड्रोजन है, और 21% उस पर अदर कितने? 30% उसमें हीलियम है। हाइड्रोजन और हीलियम का कॉम्बिनेशन है, सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम, हीलियम, ये इसका कॉम्बिनेशन। ओके। नंबर 36, पत्रकारिता के क्षेत्र में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा है? पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किससे है? पत्रकारिता से, जर्नलिज्म से। नंबर 37, जैबुन्निसा किस मुगल शासक की पुत्री थी? औरंगजेब की। औरंगजेब की पुत्री का नाम क्या था? जैबुन्निसा। ओके। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 38, पुष्यमित्र शुंग को किस कलिंग नरेश ने पराजित किया था? खारवेल ने किया था, है ना। खारवेल एक, ये यहाँ पर तटवर्ती क्षेत्र का एक राजा था, पुष्यमित्र शुंग को उसने हराया था, ये पुष्यमित्र शुंग ने खारवेल को। ये जैन धर्म से संबंधित है, एक जैन सूर्य की जो मूर्ति ना वो समुद्र में फेंकवा दी थी इसने। क्वेश्चन नंबर 39, सर्वाधिक प्राचीन द्रविड़ भाषा कौन सी है? तमिल। सबसे प्राचीन द्रविड़ भाषा, देखना भारतीय जो फिजियोलॉजी एक बनी हुई, जैसे मानव की बनावट होती है, हम भारतीय द्रविड़ एक उसके बने हुए हैं, यानी कि हमारी प्रजाति आ जाएगी द्रविड़। तो क्वेश्चन है कि सबसे अधिक प्राचीन कौन सी है जो फिजियोलॉजी बनी हुई है? द्रविड़ शैली। ओके। क्वेश्चन नंबर 40, सेंट्रोसोम या तारक काय किसमें पाया जाता है? तारक केंद्र या तारक काय। देखना, ये कोशिका विभाजन के कार्य में बहुत ही महत्वपूर्ण एक योगदान करता है। और तारक केंद्र, इसकी व्याख्या देखना, तारक केंद्र जंतु कोशिकाओं के न्यूरॉन्स को छोड़कर बाकी सभी कोशिकाओं के ध्रुवों का टेबुलिन प्रोटीन के द्वारा निर्माण करते हैं। इसको चारों ओर से घेरने वाले गाढ़े कोशिका द्रव्य को सेंट्रोस्फीयर कहते हैं, कोशिका विभाजन में जो सहायता करता है। तो इसमें किस में आ जाएगा? कोशिका विभाजन में। कहाँ पर पाया जाएगा? जैसे जंतु कोशिका में, या फिर एनिमल सेल में। सेल के विज्ञान को क्या कहते हैं? कोशिका अध्ययन को साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। और हिस्टोलॉजी क्या होता है? उत्तकों का अध्ययन, हिस्टोलॉजी। कभी आप ये समझते हो कि हिस्टोलॉजी इतिहास का अध्ययन।
अच्छा जी, ओके। क्वेश्चन नंबर 41। तो 41 में दिया है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो ये दिया है इसमें, आगे बढ़िएगा। ये किसके ग्लोबल वार्मिंग के लिए? CO। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। बीजापुर के गोल गुम्बद का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने। बीजापुर ये कहाँ है? कर्नाटक में, है ना। तो राजा का नाम क्या है? आदिल शाह। गोल गुम्बद बीजापुर के सुल्तान अहमद आदिल शाह का मकबरा है। सुल्तान अहमद आदिल शाह का मकबरा और बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। इसको फारसी वास्तुकार दाबुल दाबुल के याकूत ने 1676 ईस्वी में निर्माण करवाया था इसका, ये याद रखिएगा। वास्तुकार कौन था? दाबुल दाबुल ने निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 43। अशोक के अभिलेखों में किस नाम से संबोधित किया जाता है? अशोक का जो वास्तविक नाम था देवानाम प्रिय प्रियदर्शी, देवानाम प्रिय प्रियदर्शी। अशोक का जो अभिलेखों में लिखा है, जैसे मास की एक अभिलेख है, मास की, एक गुर्जरा, नेत्तूर नेत्तूर और एक उडेन गोलेन, उडेन गोलेन, उडेन गोलेन। ये जो अभिलेख हैं अशोक के, इनमें ही अशोक का नाम अशोक मिला है, वरना सभी में देवानाम प्रिय प्रियदर्शी नाम है अशोक का। ओके। नंबर 44। इल्तुतमिश के समय मंगोल आक्रमण का नेता कौन था? इल्तुतमिश के समय मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान। देखना, चंगेज खान ये इल्तुतमिश के में आक्रमण किया था, लेकिन इल्तुतमिश ने एक अपनी बहुत ही समझदारी से कार्य किया कि इसके विरुद्ध ज्यादा युद्ध नहीं वो लड़ा था, है ना, वरना यहाँ पर इसका भी ये अधिकार हो सकता है चंगेज खान। तो ये चंगेज खान को दिखाया गया है। ओके। नंबर 44। सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है? सेब के अंदर कौन सा अम्ल होगा? तो मोलिक एसिड पाया जाता है, मोलिक एसिड। और जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड या टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। तो ये मोलिक एसिड हो जाएगा इसमें, ये याद रखिएगा। तो ये इसके आज 45 क्वेश्चंस थे, तो आप इनको नोट कीजिए और फिर याद कीजिए। नोट करने के बाद में याद किया कीजिए, क्योंकि वीडियो देखने से ज़्यादा आपको लाभ नहीं होगा जब तक आप इसके नोट्स नहीं बनाएंगे। ये बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस का हमने कलेक्शन तैयार किया है, इससे आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है अगर आप सीरियसली इसमें कोई अपनी रुचि दिखाते हैं, इसको नोट करते हैं, इसको याद करते हैं, बार बार रिविजन करते हैं। तो अगर फिर भी आपको कुछ डाउट हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।